हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये जो वीडियो है वन शॉट वीडियो होने वाला है। सारे ही टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमारे प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो वन शॉट वीडियो इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर रिवीजन। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सारे ही टॉपिक्स इसमें हमने कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल जो हमारा फर्स्ट जैसा चैप्टर में नाम आ रहा है, पोटेंशियल के बारे में कहीं ना कहीं हम 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमने एक टर्म पढ़ी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि जब भी हम किसी यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, उसमें जितना भी वर्क डन हुआ है वही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम। और जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है गाइस, इसीलिए हम इसे V से डिनोट करते हैं। लेकिन हमारे चैप्टर के नेम में एक एडिशनल वर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी कहते हैं। तो ये हमारा वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। यानी कि यहाँ पर केवल हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से, यानी कि बहुत दूर कोई पॉइंट है वहां से एक पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। जो हमारा होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, सेम फॉर्मूला रहेगा। और साथ में इसका एक और फॉर्मूला होता है KQ/R। अब ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया, फटाफट से इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी क्विक रिवीजन कर सकें। तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है गाइस, तो मान लेते हैं हम किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से, यानी कि यहाँ पर इनफाइनाइट है, उसे हमें लाना है P पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक चार्ज है Q1 जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इनफाइनाइट से हम किसी पॉइंट को एक A पॉइंट तक लेकर आए हैं, किसी चार्ज को Q2 चार्ज को, जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो चार्ज है हमारा यूनिट है, यानी कि 1 कूलम चार्ज है। अब होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि Q1 से P तक की डिस्टेंस R है और Q1 से A तक की डिस्टेंस हमारी X हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हम इधर कर रहे हैं, लेकिन फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा हमारा क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, हमारा जो वर्क डन होता है, छोटा सा वर्क डन होगा, वर्क डन हम निकालेंगे और वही वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, एंड में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा चार्ज कौन सा है, यूनिट चार्ज है। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और साथ ही होता है हमारा कोस थीटा। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल हो जाएगा फोर्स, यानी कि फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना गाइस कूलॉम्स लॉ में, KQ1Q2/R²। ठीक है, यहाँ पर R की जगह हम क्या लेंगे, X लेंगे, क्योंकि पॉइंट को हम कितनी डिस्टेंस तक लेकर आए हैं, X डिस्टेंस तक हम लेकर आए हैं। हमें कहाँ तक लाना था, R डिस्टेंस तक लाना था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम X लेंगे, और Q2 जो है हमारा 1 कूलॉम है, यानी कि फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, KQ/X² dx कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, हमारा 180 डिग्री है, तो यहाँ पर 180 डिग्री हम रख देते हैं। अब हमारा जो फॉर्मूला मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, -KQ/X² dx। माइनस क्यों आया, क्योंकि कोस 180 डिग्री कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो माइनस का हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया,
माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो हमारा डब्ल्यू ही हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, पॉइंट लिमिट पुट करेंगे। तो इनफाइनाइट से हम लेकर आए हैं और हमें कहाँ तक लाना था, आर डिस्टेंस तक लाना था। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी। वर्क डन का इंटीग्रेशन तो वर्क डन ही हो जाएगा। कांस्टेंट क्या क्या है इसमें से बाहर ले लेते हैं हम। के क्यू हमारा कांस्टेंट है ना गाइस, माइनस का के क्यू, चार्ज हमारा कांस्टेंट है तो के तो हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, और हमारा अंदर क्या बचेगा, इनफाइनाइट से आर तक हमारी लिमिट रहेगी 1/x स्क्वेयर को क्या हम x की पावर -2 लिख सकते हैं ना गाइस, क्योंकि ऊपर से अगर वो डिवाइड से ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी, और dx हमारा साथ में चल ही रहा है। अब हमें क्या मिलता है इंटीग्रेशन करने पर, x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है, यानी कि हम इसको 1/x लिख सकते हैं ना गाइस। जैसे हमने 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 लिखा, वैसे ही हम 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं, और माइनस इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब ये लिखने के बाद हमारे डिवाइड में भी -1 आएगा, तो उस -1 से ये माइनस हट जाएगा। ठीक है गाइस, लिमिट हमारी इनफाइनाइट से आर तक चल ही रही है। अब क्या होगा, के क्यू और लिमिट हम पुट कर देंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे। अपर लिमिट क्या है हमारी आर, तो हम 1/r माइनस 1/∞ कर देंगे। 1/∞ हमें पता है 0 के इक्वल होता है, तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा वर्क डन का, के क्यू बाय आर, और यही जो वर्क डन है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। जो फॉर्मूला हमें चाहिए था वो फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब अभी हमने बात की केवल एक पॉइंट चार्ज के लिए, हम केवल एक पॉइंट चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर आए, इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लेकर आए। लेकिन अगर हमारे पास कोई डाइपोल है, ठीक है ना गाइस, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कोई डाइपोल है, -q और +q चार्ज रहेंगे यहाँ पर। इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम फाइंड नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि वहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। कैसे होता है वो हमें जब फॉर्मूला मिलेगा तब हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम फाइंड क्यों नहीं कर रहे हैं। -q से +q तक की डिस्टेंस होती है 2a, और अगर हम सेंटर से दोनों को हाफ में डिवाइड करें तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a, और इधर भी a हो जाएगी। ठीक है गाइस, हम इक्वेटोरियल पर फाइंड नहीं कर रहे हैं तो किसी और पॉइंट पर फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं यहाँ पर हमने कोई P पॉइंट ले लिया, ठीक है, और सेंटर से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें पता है ना गाइस डाइपोल की, तो r होती है। अब यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है गाइस, यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे A और B हमने इनको नाम दे दिया। यहाँ की डिस्टेंस r1 और यहाँ तक की r2 मान लेते हैं। अब इस डायग्राम में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, जैसे कि हमारा जो AP है उसके ही इक्वल लेंथ की हमें एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी होगी, तो R में हमें कुछ और ऐड करना होगा। ये तो अभी हमें इक्वल दिख ही नहीं रही है, ठीक है ना गाइस। इस पॉइंट को भी हम नाम देते हैं O नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम अगर कुछ लेंथ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। अब ये जो OM है इसी के इक्वल लेंथ हम ऊपर भी ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं N, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, ये दोनों साइड क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। OM हमारा इक्वल है ON के, ठीक है गाइस। और अब यहाँ पर तो हमने लेंथ ड्रॉ कर दी, साथ में यहाँ पर भी ये जो PB है हमारा, ये हमारे इक्वल हो जाएगा NP के, ठीक है ना गाइस। अभी यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये लेंथ और ये लेंथ तो हमें इक्वल लग ही नहीं रही है, लेकिन गाइस ये जो डाइपोल है हमारा बहुत ही छोटा है, यानी कि डाइपोल बहुत छोटा है इस तरह से मान लीजिए आप, और पॉइंट जो है बहुत दूर है,
तो इस तरह से कुछ हमारा ये रियलिटी में डायग्राम है, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा वाइडर बना दिया इसको। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमें पता है कि v इक्वल होता है के क्यू बाय आर, जो अभी हमने निकाला था। हमें क्या करना होगा, माइनस क्यू से इस पर जो पोटेंशियल है और प्लस क्यू से इस पर जो पोटेंशियल है, दोनों को अलग अलग फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों के अलग है ना गाइस, तो R1 की अगर हम बात करें तो R1 क्या हो जाएगा हमारा, क्या इसको हम OP यानी कि R प्लस OM लिख सकते हैं, R प्लस OM लिख सकते हैं, अभी हमने ड्रॉ किया ना गाइस। और R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 जो है हमारा उसको हम R में से ON को अगर माइनस कर दे तो हमें R2 मिल जाएगा, यानी कि R माइनस ON। और अब OM और ON हमारे पास आ गए, अब इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको AMO, इन ट्राइंगल AMO, यहाँ पर हम लगाएंगे कोस थीटा का फॉर्मूला जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है गाइस, तो बेस यहाँ पर क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा हो जाएगा OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो OM की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, A कोस थीटा मिल जाएगी। और हमें पता है कि OM इज इक्वल टू ON, तो दोनों हमारे सेम रहेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर R1 हमें मिल जाएगा R प्लस A कोस थीटा और R2 हमें मिल जाएगा R माइनस A कोस थीटा। ठीक है गाइस, अब आगे इसको हम अगर सॉल्व करें यानी कि टोटल पोटेंशियल निकाले तो वो हमारा होगा V1 प्लस V2। V1 हमारा क्या हो जाएगा, V1 हमारा क्या हो जाएगा के क्यू बाय R1 प्लस V2 हमारा क्या है के क्यू बाय R2। ठीक है, लेकिन हमारा जो एक पोटेंशियल है वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से है, तो ये फर्स्ट वाला जो V1 है हमारा माइनस का रहेगा। ठीक है गाइस, क्योंकि V1 हमारा माइनस के क्यू बाय R1 और V2 हमारा के क्यू बाय R2 है। ठीक है गाइस, अब इसको हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि के क्यू बाय R2 को हम आगे रख लेते हैं, माइनस के क्यू बाय R1 कर लेते हैं, सेम थिंग, क्योंकि माइनस प्लस हमने पीछे कर लिया ताकि बार बार हमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए रखना ना पड़े। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, के क्यू जो है हमारा कॉमन है दोनों में, तो उसको बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। तो यहाँ पर R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 हो जाएगा ना गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने किया है। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे डेरिवेशन कर सकें। बहुत ही इजी डेरिवेशन है गाइस, एक दो बार आप सोल्व करेंगे कॉपी में तो वही कहते हैं ना गाइस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियरिटी आपको कॉन्सेप्ट में होती जाएगी। तो V इक्वल हो जाएगा के क्यू, R1 और R2 की वैल्यू हमने फाइंड करी थी। R1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, R प्लस A कोस थीटा, माइनस R2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, R माइनस A कोस थीटा, डिवाइडेड बाय हमारे क्या रहेगा R1 R2 यानी कि R प्लस A कोस थीटा, R माइनस A कोस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। अब आगे क्या करेंगे, अब सिंपल सा हमें दिख रहा है, बस हमें थोड़ी सी मैथ्स यहाँ पर लगानी है। जैसे कि अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R से R हमारा कैंसिल हो जाएगा और A कोस थीटा मिलके हमारा क्या बन जाएगा, 2A कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी एक आइडेंटिटी लग रही है, A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे हैं गाइस आप, हमने डाइपोल मोमेंट में पढ़ा था Q2A क्या होता है, P होता है ना गाइस, P इक्वल होता है Q2A। तो इसको हम लिख देंगे KP कोस थीटा डिवाइडेड बाय, हमने अभी बात किया था कि डाइपोल की जो लेंथ है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो यहाँ पर हम A को इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि 0 के इक्वल अप्रोक्सीमेटली हम इसको मान सकते हैं। तो हमारा केवल क्या बच जाएगा, R स्क्वेयर बच जाएगा। और यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का।
जो कि हमारे डाइपोल की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात किया था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम क्यों फाइंड नहीं कर रहे हैं कि हमारा एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 हमारा क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम बात करें 0 डिग्री या 180 डिग्री की, तो हमारा जो वोल्टेज मिलेगा प्लस माइनस KP/r² हो जाएगा, है ना गाइस, क्योंकि अगर 0 होगा तो प्लस का 1 और 180 होगा तो कोस 180 माइनस का 1 होता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमने पोटेंशियल पढ़ लिया और पोटेंशियल की भी डेरिवेशन भी हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या आता है गाइस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम से हमें सीधा पता चल रहा है ऐसी सरफेस जिसमें हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें अगर पोटेंशियल हर जगह सेम है तो वर्क डन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वर्क डन इसमें क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमारा पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन यहाँ से क्या हो जाएगा, V/Q हो जाएगा। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस यानी कि 5 - 5 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी, यानी कि हमारी जो सरफेस है इस तरह से हमारी परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंशियल हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं होने वाली है, 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनाएगी। ठीक है गाइस, थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, क्लोज यानी कि पास पास होंगी। और अगर हमारी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगी, फार अवे यानी कि दूर दूर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए पास पास हमारी क्या रहेगी, सरफेसेस रहेंगी। और एक और पॉइंट आता है लास्ट कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, कांट इंटरसेक्ट। अब क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मान लीजिए ये हमारी एक इंटरसेक्ट कर गई, ये हमारी एक सरफेस है, ये हमारी एक सरफेस है, अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पे कुछ पोटेंशियल होगा अपना हर जगह, इस पे भी कुछ सेम पोटेंशियल होगा हर जगह, लेकिन दो पॉइंट हमें ऐसे मिल रहे हैं जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट पर दो हमें नहीं मिल सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमारा जो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है गाइस, अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके भी हम देख लेते हैं कि कैसे हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती हैं। तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल चार्ज या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आप ले सकते हैं, तो उससे हमारी जो पोटेंशियल सरफेस है वो कैसे बनेगी, चार्ज के पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि सरफेसेस क्लोज होंगी, पास होंगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे सरफेस भी क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएगी। ये जो डिस्टेंस है ना गाइस, ये हर जगह सेम नहीं है, यहाँ पर थोड़ी कम है और बाद में ज़्यादा होती जाएगी। अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव मान लेते हैं, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो इसीलिए हमारी सरफेसेस कैसे बनेगी, एक दूसरे को रिपल करने वाली, यानी कि इस तरह से। ठीक है ना गाइस, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इस तरह से हमारी सरफेसेस बनेगी। बुक में और क्लियरली आपको दे रखा है गाइस कि किस तरह से हमारी बनती है सरफेसेस। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, यानी कि अगर अपोजिट चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो डायग्राम हमारा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये पोर्शन इधर और ये पोर्शन इधर हो जाएगा। ठीक है गाइस, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ना ही ज़्यादा वीक फील्ड होगी, तो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी क्या रहेगी, एकदम यूनिफॉर्मली रहेगी। ठीक है गाइस, इस तरह से ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
फील्ड। ठीक है गाइस, अब हम एक रिलेशन देख लेते हैं किसके बीच में, जो हमारा वोल्टेज है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, क्योंकि इन दोनों में एक रिलेशन होता है। हमें रिलेशन देखना है वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और साथ ही हमारा होता है कोस थीटा। अब यहाँ पर कोस थीटा क्या होगा, हमारा 180 डिग्री होगा, कोस 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री होगा क्योंकि दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं और उस पॉइंट किसी पॉइंट से हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बनेगा, जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेशन में देखा था। तो यहाँ से जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, -F/dx। क्या हम F को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो इसकी जगह हम माइनस, क्यों आ जाएगा, माइनस साइन तो हमारा चल ही रहा है साथ में, और साथ में dx रहेगा। इक्वेशन 1 इसे हम नाम दे देते हैं। और हमने पढ़ा है कि जो हमारा वर्क डन होता है वो पोटेंशियल इनटू में चार्ज, यानी कि पोटेंशियल हमारा dv रहेगा, ठीक है गाइस, और चार्ज हमारा q रहेगा। तो ये हम इक्वेशन सेकेंड इसे नाम दे देते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो -EQ/dx इक्वल हो जाएगा dvq के, q से q हमारा कैंसल हो जाएगा, तो E हमें मिल जाएगा dv/dx, और माइनस साइन साथ में चल ही रहा है। और ये जो हमारा पोटेंशियल है और ये हमारा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं, तो इसे जो हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब हम किसी क्वांटिटी को रेट टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसे हम रेट कहते हैं, लेकिन अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। ये माइनस साइन जो है हमारा, ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी इस प्रकार है और हमारे पास कुछ पॉइंट है ए और बी, तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा ए का हायर पोटेंशियल होगा, बी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है गाइस, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जो हमने वर्क डन पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कोई वर्क होता है तो वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो वही पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगर हमारे पास केवल एक सिंगल चार्ज है Q1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर हमारे यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो इसे लाने में हमें कुछ वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन तभी होगा ना गाइस जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है और दूसरे चार्ज को हम लेकर आते हैं, यानी कि मान लेते हैं Q2 चार्ज को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 हो जाएगी। तो अब हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज के। हमारा यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q1 चार्ज की वजह से है, तो वर्क डन जो हमारा सेकेंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K/Q1/R12 और इनटू में Q2 चार्ज हमारा रहेगा, यानी कि इसको हम Q1 Q2/R12 लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास दो चार्ज प्रेजेंट है और तीसरे चार्ज को हम लेकर आते हैं Q3 को, मान लेते हैं यहाँ पर Q3 को हम लेकर आ रहे हैं, दो चार्ज ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, R1 से 3 तक की डिस्टेंस हो जाएगी R13, 2-3 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R23। तो यहाँ पर इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, यानी कि जो वर्क डन होगा थर्ड चार्ज को लाने में वो क्या होगा, Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। अब यहाँ से हमारे पास ऐसे कितने ही चार्ज हो सकते हैं, हमें वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमारा वर्क डन स्टोर हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूला एक हमें डिराइव यहाँ से मिलता है कि इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर K तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा,
के सब में से हमने कॉमन ले लिया और साथ में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं QI डिवाइडेड बाई RI, और जो हमारा I है वो इक्वल नहीं होना चाहिए दूसरे I के, यानी कि यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख ही रहा है। तो जितने भी चार्ज हैं उन सबका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, चार्ज हमारे पास था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए और फिर हमें फर्स्ट चार्ज को लाने में भी वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कुछ एनर्जी स्टोर होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर Q1 चार्ज है, तो अब इसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेकर आए हैं तो हमारे पास फोर्स लग रहा है, वर्क डन इक्वल हो जाएगा V1 Q1 के, ठीक है, पोटेंशियल इंटू में चार्ज के इक्वल होता है। अब अगर हम सेकेंड चार्ज को भी लेकर आ रहे हैं तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लग रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V2 Q2 रहेगा, प्लस हमारा जो फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, K Q1 बाय R12। ठीक है गाइस, 1-2 डिस्टेंस अगर हमारे पास Q1 और Q2 के बीच में है तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है और पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, और हमारा जो फर्स्ट चार्ज है उसकी वजह से भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने बात किया कि सिंगल चार्ज के लिए कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा है तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यही क्या हो जाएगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब अगर हम बात करें डाइपोल के लिए, तो डाइपोल में हमें पता है कि जो डाइपोल होता है उसे जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, ठीक है। जो टॉर्क कब लगता है, जब कोई फोर्स, कपल ऑफ फोर्स होते हैं और वो रोटेट करना चाहता है तो उसके लिए टॉर्क की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डाइपोल है, -Q +Q चार्ज यहाँ पर है, और यहाँ पर डाइपोल की स्ट्रेंथ को कौन रिप्रेजेंट करता है, डाइपोल मोमेंट। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, हमारी 2a होती है। अब ये जो Q चार्ज है ये इस तरफ अपना फोर्स लगा रहा है और ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये क्या बनेगा, टॉर्क की तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होना चाहता है, इसलिए यहाँ पर टॉर्क लगेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक छोटे से एंगल से ये क्या हुआ, रोटेट हुआ, यहाँ पर था पहले और छोटे से एंगल से रोटेट हुआ d θ मान लेते हैं। तो टॉर्क हमारा क्या होता है, PE sin θ होता है ना गाइस। और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है हमारा वो क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की जगह यहाँ पर हम लिखने वाले हैं टॉर्क, तो PE sin θ, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, d θ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा एंगल में, छोटा सा एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है d θ। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन, PE sin θ d θ का इंटीग्रेशन। तो पूरे को ही हम यहाँ पर रफ कर देते हैं ताकि फटाफट से हम यहाँ पर डेरिवेशन कर सके। PE sin θ d θ हमारा क्या हो, वर्क डन हमें यहाँ पर मिला PE sin θ d θ। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो लिमिट क्या रखेंगे, θ1 से θ2 तक। मान लीजिए फर्स्ट एंगल हमारा θ1 था और दूसरा एंगल जो हमारा जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं वो हमारा θ2 हो जाएगा, ये हमारी लिमिट हो जाएगी। तो वर्क डन का इंटीग्रेशन तो वर्क डन ही हमारा रहेगा, PE हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और sin θ d θ का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin θ माइनस cos θ होता है। तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या बच जाएगा, केवल cos θ, और लिमिट हमारी चल ही रही है साथ में। तो यहाँ पर हमें मिलेगा cos, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब ये हमारा जो वर्क डन है यही हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ये अगर हम ध्यान से देखें तो इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, PE cos θ2 माइनस PE cos θ1 हो जाएगा। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो हम माइनस PE cos θ को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा थीटा जो है वो 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री क्या होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है,
तो माइनस PE हमें मिल जाएगा, यानी कि ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और अगर हमारा थीटा जो है 90 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो हमें कोस 90 डिग्री 0 होता है, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी 0 हो जाएगी। और अगर हमारा थीटा क्या है 180 डिग्री है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर केवल हमें P मिल जाएगा, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आसानी से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा, उस थ्योरेटिकल है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। तो हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर के बाहर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही सब हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारे पास कोई कंडक्टर है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कंडक्टर के जो इनसाइड होता है चार्ज, इनसाइड चार्ज 0 होता है, यानी कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और हमारे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, 0 होती है। और सरफेस की अगर हम बात करें तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। कोई भी हमारा कंडक्टर है तो उसके सरफेस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, यानी कुल मिला के टेंजेंशियली नहीं होगी। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सरफेस पर, यहाँ पर हमने बात कर लिया कि परपेंडिकुलर होगी, लेकिन वैल्यू कितनी होगी उसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सरफेस पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमने कैसे निकाला, इसको हम निकालेंगे गॉसेस लॉ की मदद से। जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है तो हम यहाँ पर उसके ऊपर और नीचे, यानी कि आउटसाइड और इनसाइड, हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आउटसाइड तो कुछ चार्ज होगा, हमने बात की कि इनसाइड कुछ चार्ज नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं आउटसाइड पर कोई चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है। गॉसेस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है EDS cos थीटा, ठीक है ना गाइस। इंटीग्रेशन हम कर देते हैं EDS cos थीटा का। तो इसकी मदद से हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारा जो EDS होगा यहाँ पर और यहाँ पर हमें लेना है, कोस 90 डिग्री तो हमारा 0 हो जाएगा, तो केवल हमें ये वाला ही इंटीग्रेशन लेना है EDS का। तो EDS कोस थीटा, कोस 0 डिग्री है ना गाइस, ये वाला हम ले रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन वो हमारे चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो कोस 0 डिग्री तो हमारा 1 होता है। EDS का इंटीग्रेशन, तो DS मान लेते हैं हम पूरा एरिया, छोटे छोटे एरिया से इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया हमें मिल जाएगा, और Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब Q को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो Q को हम सिग्मा इंटू में A लिख सकते हैं। तो A से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कि हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, हर जगह कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, इसीलिए हमारा जो पोटेंशियल होता है वो हर जगह यानी कि VA माइनस VB हमारा 0 होता है, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हर जगह पोटेंशियल इक्वल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है, यहाँ पर हमने पोटेंशियल पढ़ लिया कि हर जगह इक्वल होता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर कोई चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो इसकी मदद से हम कुछ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से, ठीक है गाइस। तो इतना सा था इस टॉपिक में। अब हमारा जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है वो आता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन,
ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। दोनों का हम इंडिविजुअल अगर मीनिंग की बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते लेकिन उनके पास कुछ चार्ज होता है, और पोलराइजेशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। पोलराइज यानी कि पोल्स बन जाना, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग हो गए, तो उसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर, जो हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं और नॉन पोलर, इनमें क्या डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस है। पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो क्या होते हैं, असिमेट्रिकल, यानी कि इनकी सिमेट्रिक प्रॉपर नहीं होती, एकदम यूनिफॉर्म ही होती। और नॉन पोलर जो होते हैं जिनमें कोई पोल्स नहीं बने हुए हैं, उनकी जो सिमेट्री होगी, उनका जो शेप होगा वो एकदम सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बनते हैं अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अनइक्वल और यहाँ पर इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तभी यहाँ पर कुछ पोल्स भी क्रिएट नहीं होते। इनका क्या होता है, अपना खुद का एक डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। क्यों, क्योंकि इनमें पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है, तो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर नो डाइपोल मोमेंट, इनका खुद का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पोलर जो सब्सटेंस होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जिनमें पोल्स होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, और यहाँ पर जिनमें कुछ पोल्स ही नहीं होते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमारा CO2 हो गया, H2 हो गया। तो कैसे पोल्स कैसे बन रहे, कैसे नहीं बन रहे, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि H+ होता है हमारा, क्लोरीन माइनस होता है। हमें पता है कि जो हमारा पॉजिटिव यानी कि केटायन होता है उसकी साइज छोटी होती है, ये हमारा H, ये हमारा Cl हो जाएगा। और यहाँ पर Cl- यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा डाइपोल मोमेंट रहेगा। H2O में सेम कंसेप्ट, 2 H हमारे पास रहेंगे और एक O बड़ा रहेगा, O हमारा नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पर H रहेंगे। तो यहाँ पर अप टू डाउन हमारी क्या रहेगी, टॉप टू बॉटम क्या रहेगी, डाइपोल मूवमेंट रहने वाला है। ठीक है गाइस, यहाँ पर कोई पोल्स नहीं है, यानी कि दोनों का शेप हमारा H और H दोनों का शेप सेम है। ठीक है, CO2 की अगर हम बात करें तो इस तरह से कुछ शेप हमारा रहेगा, सब शेप आपस में इक्वल है गाइस ये। ठीक है, यहाँ पर कोई पोल्स नहीं बन रहे, इनका अपना कुछ डाइपोल मूवमेंट है क्योंकि यहाँ पर पोल्स भी बन रहे हैं। अब दोनों का हम एक एक करके पोलराइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स की, पोलर मॉलिक्यूल्स, तो उनका पोलराइजेशन कैसे होता है। जैसे हमारे पास कोई मान लीजिए पोलर सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस की सिमेट्री क्या होती है, सेम नहीं होती है, यानी कि कुछ टेढ़े कुछ मेढ़े होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी होता है इस तरह से। अब यहाँ पर अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि अगर हम उन पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारी 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज इस तरफ पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, तो अंदर भी हमारी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, नॉन पोलर, तो उनका पोलराइजेशन कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो उनमें क्या होगा, सिमेट्री एकदम सेम रहती है सबकी, लेकिन हाँ प्लस माइनस चार्ज कुछ इस तरह से रखते हैं। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पर भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सेम हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, जैसे कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। दोनों में ये वाली कंडीशन जो है E इज नॉट इक्वल टू 0 सेम है, केवल हमें सिमेट्री का यहाँ पर ध्यान रखना था। ठीक है गाइस, अब हमारे पास एक फैक्टर आता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी,
इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम, ये एक्स नहीं है गाइस, काई है, CHI, ग्रीक लेटर है काई। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो बताता है कि कितना ज़्यादा एक सब्सटेंस पोलराइज हो सकता है। हमें पता है कि जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ई नोट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही ज़्यादा हमारा पोलराइजेशन होगा। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं काई, वही क्या होता है हमारा ससेप्टिबिलिटी होता है। और उसकी वैक्यूम में वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या होती है, 0 होती है। काई का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल जाएगा, पोलराइजेशन डेंसिटी, ये क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी है, डिवाइडेड बाय ई नोट। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। हमने पहले स्टार्टिंग में बात किया था कि जो फर्स्ट पार्ट होगा चैप्टर का हमारा हाफ पार्ट, इमेजिन कर सकते हैं आप, तो वो हमारा पूरा पोटेंशियल के ऊपर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के ऊपर होगा। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, यानी कि हमारे पास क्या रहेंगे, यहाँ पर दो कंडक्टर रहेंगे जिनके बीच में एक इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, इंसुलेटर से सेपरेटेड टू कंडक्टर्स के सिस्टम को हम कहते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस इसी से रिलेटेड टर्म है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है किसी कंडक्टर की, किसी कैपेसिटर की चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। हमें पता है कि जितना ज़्यादा हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें वोल्टेज मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं C, और C ही क्या है हमारा यहाँ पर कैपेसिटेंस है। तो यहाँ से C का फॉर्मूला भी हमें मिल सकता है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट जो होगा वही हमारा कैपेसिटेंस होगा। यूनिट की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट होती है इसकी फेराड, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या हो सकती है, चार्ज की कूलॉम और वोल्टेज की वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट भी इसकी यूनिट हो सकती है। ये जो हमारा कैपेसिटेंस है ये डिपेंड करता है उसके जो कंडक्टर है, हमारा कैपेसिटर है, उसका डायमेंशन यानी कि उसके शेप कैसे है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसी कंडक्टर के लिए, किसी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं R है हमारे पास। ठीक है, हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है KQ/R के। तो यहाँ से हम R को इधर भेज देते हैं, तो R डिवाइडेड बाय K इक्वल हो जाएगा हमारा Q/V के। और Q/V किसके इक्वल होता है, C के इक्वल होता है, यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल हो जाएगा हमारा R/K के। अगर हमें 1 फेराडे का कैपेसिटर बनाना है, ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस क्या हो, 1 फेराड हो, तो 1 फेराड बहुत बड़ी यूनिट है। कैसे, अगर हम कैपेसिटेंस 1 फेराड यानी कि 1 इक्वल हो जाएगा हमारा R डिवाइडेड बाई K, तो यहाँ से रेडियस हमें क्या मिल जाएगी, R के इक्वल मिल जाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ से रेडियस R के इक्वल मिल जाएगी, K के इक्वल मिल जाएगी। K है ना गाइस, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है K। तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 × 10⁹। तो रेडियस कितनी होनी चाहिए हमारी, 9 × 10⁹, इतनी रेडियस हमारी होनी चाहिए, इतनी मीटर रेडियस, तब हमारा जो 1 फेराड का कैपेसिटेंस बन पाएगा। हमें पता है कि जो पूरी धरती की रेडियस है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर है, यानी कि 6.4 × 10⁶ मीटर है। तो ये रेडियस अर्थ की रेडियस से भी बड़ी रेडियस चाहिए होगी हमें 1 फेराड की कैपेसिटेंस को बनाने के लिए। इसलिए अक्सर क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं माइक्रोफेराड, पिकोफेराड, नैनोफेराड, इस तरह से यूनिट्स यूज करते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हमारा टॉपिक आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हम वो भी फटाफट से देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या होता है वो
देख लेते हैं। उसमें नाम से हमें पता चल रहा है कि दो हमारी क्या होंगी, पैरेलल प्लेट्स होंगी। ये हमारी एक प्लेट हो गई और ये हमारी एक प्लेट हो गई। एक जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज और सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा कुछ सिस्टम रहने वाला है। थोड़ा सा 3D दिखे इसलिए मैंने इस प्रकार से डायग्राम बना दिया गाइस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, d होती है। और जो हमारा एक प्लेट है उसका एरिया a और इसका एरिया भी a ही रहने वाला है। अब हमें निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि एक सरफेस के लिए, एक जो हमारा प्लेन सरफेस है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर दो सरफेस है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। कैसे, 1/2 मिलके 1 बन जाएगा। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है जो होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तो हमें वोल्टेज चाहिए और हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसकी मदद से वोल्टेज फाइंड करेंगे। वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वोल्टेज इक्वल हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी के। और सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, ये हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है गाइस, अब हम क्या करते हैं, किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इस कैपेसिटर के बीच में रखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि जो पैरेलल प्लेट्स हैं उन पर एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि हमारी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलने वाली है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो हमारे डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं उनका क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। ये हमारी नेगेटिव चार्ज और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब हम इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। अब पोलराइज्ड कैसे होगा, ये हमारी डिस्टेंस d है, एरिया क्या है इसका a है, इसका भी एरिया क्या है a है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। अब प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारी दो सरफेस बन चुकी है। तो एक का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं माइनस सिग्मा पी और एक का सिग्मा पी। पी मतलब पोलराइजेशन वाली सरफेस का क्या हमने लिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया है। हमें फाइंड करना है कि इसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। लेकिन यहाँ पर हम सिग्मा नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा पी, क्योंकि एक और सरफेस हमारे पास बन चुकी है तो उसके पोलराइजेशन डेंसिटी को भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को ऐड करेंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट हमें मिल जाएगा। सिग्मा माइनस सिग्मा पी प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह 1/k कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर ये 1/k पूरा ही एक कॉन्स्टेंट है, इनटू में सिग्मा रहेगा। अब ये कांस्टेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर वाला इलेक्ट्रिकल वाला कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी जगह के की जगह ई आर एप्सिलॉन नॉट आर भी आ सकता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा पी है इसकी जगह हम अब सिग्मा बाय के लिख सकते हैं। तो सिग्मा बाय के और एप्सिलॉन नॉट, हमें एप्सिलॉन नॉट हमारा चल ही रहा है साथ में, तो ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इनिशियली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कह लेते हैं, तो इनिशियली हमारी ये थी
और फाइनली हमारी ये हो गई। अब कैपेसिटेंस की बात करें तो उसके लिए हमें वोल्टेज फाइंड करना होगा, जो होता है हमारा ईडी। जैसा हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस फाइंड किया, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी हमें मिल जाएगा, और सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। अब ये जो वैल्यू है पोटेंशियल की, ये हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू डी ए के एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू हमारा कैंसल हो जाएगा, तो सी हमें क्या मिलेगा, ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू में के, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमेशा एक से बड़ा होता है, यानी कि के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब भी हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पुट करते हैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो क्या होती है, के टाइम्स डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, इनकी पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। लेकिन कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो वो हमारा के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है, ताकि उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सके। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पर इस के को हम क्या लिख सकते हैं, के सी और सी नोट के बीच में इनिशियल जो हमारा कैपेसिटेंस था पैरेलल प्लेट का, वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को हम सी नॉट लिख सकते हैं। तो ये हमारा इनिशियल और फाइनल कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है हमारे पास कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। पहले हम बात करें अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से अरेंज होंगे। हमें पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट हमारा सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। चाहे हम कैपेसिटर की बात करें या रजिस्टर की जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसमें भी बात करें, तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी रहेगा करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज तो सेम है तो क्यू रहने देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका V1 V2 और यहाँ पर V3 मान लेते हैं। कैपेसिटेंस तो हमें डिफरेंट ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना है। अब हमें याद रखना नहीं पड़े, इसलिए समझ के अगर हम टॉपिक को करेंगे तो और चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमें टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, यानी कि V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमारे V का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है हमारा चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, तो वोल्टेज हो जाएगा Q बाय C। तो Q बाय C इक्वल हो जाएगा Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। तो यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाय C इक्वल हो जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, और ऐसे करते करते जितने भी हमारे पास कैपेसिटर लगे हुए हैं उनका कैपेसिटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है फॉर्मूले से कि हमारा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लगाते हैं कैपेसिटर को तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें हम, अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से अरेंज होंगे। यहाँ पर हम तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वो हमें ड्रॉ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तीनों का कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है, तो C1 C2 C3 ले लेते हैं। हमने पढ़ा है कि सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, तो Q1 Q2 और Q3 हमारे अलग अलग रहेंगे, वोल्टेज हर जगह सेम रहेगा। हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस। तो अब यहाँ पर उसमें वोल्टेज डिफरेंट था तो हमने नेट वोल्टेज निकाला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब यहाँ पर चार्ज डिफरेंस है तो टोटल चार्ज हम निकालेंगे Q1 Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर देते हैं। Q क्या होता है, CV होता है, तो C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब यहाँ पर V से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो C इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 के। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है और सीरीज में डिक्रीज होता है। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। फटाफट से वो भी हम देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो हमारा मान लीजिए कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C। अब एनर्जी स्टोर कर रहा है यानी कि पहले हम इसको कुछ एनर्जी देंगे, चार्ज हमने इसको दिया, इसके पास पहले 0 चार्ज था, हमने इसको चार्ज दिया Q। ठीक है, अब हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। जैसे हमने पिछले डेरिवेशन किए वैसे ही ये डेरिवेशन होने वाला है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है। वर्क डन होता है हमारा पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अब यहाँ पर चार्ज जो है छोटा सा चार्ज है तो V dQ लिख लेते हैं। अब ये वाला Q और ये वाला Q डिफरेंस है, ये हमारे फॉर्मूले में है और ये जो चार्ज हमने उसको दिया है कैपेसिटर को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू होती है Q/C, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ Q है गाइस, ये D नहीं है, Q/C dQ। अब हमारा जो लिमिट रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक, 0 चार्ज था, हमने क्या दिया इसको Q चार्ज दिया, तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से Q तक हो जाएगी। dW का इंटीग्रेशन तो W हो जाएगा हमारा, और 1/C हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि कैपेसिटेंस है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। अब Q dQ का इंटीग्रेशन क्या होता है, Q²/2 होता है। फॉर्मूला होता है गाइस x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब हमें क्या करनी है, लिमिट इसमें अगर हम पुट करेंगे तो 1/C इक्वल हो जाएगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो ये तो हमारा पूरा 0 बन जाएगा, ये 1/C और ये मल्टीप्लाई में है, तो वर्क डन इक्वल हो जाएगा Q²/2C। अब Q की जगह अगर हम CV रखें, ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिल गया। अब Q की जगह वैल्यू रख के, C की जगह वैल्यू रख के हम कितने ही फॉर्मूले यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम Q की जगह CV रखें तो CV का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू में C है, तो यहाँ पर C का स्क्वायर है तो C से C कैंसिल हो जाएगा एक, और हमारा वर्क डन का फॉर्मूला यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, CV²/2 मिल जाएगा। अब ये तो हमने बात कर ली कि एनर्जी कितनी स्टोर रहती है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास यूनिट वॉल्यूम है यानी कि वॉल्यूम भी है तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई CV²/2। अब हमें फाइंड करना है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रीथ को हम एरिया लिख सकते हैं, यानी कि U इक्वल हो जाएगा CV²/2 इंटू में AD, दो साइड्स का मल्टीप्लाई करके हम एरिया लिख सकते हैं, तो एक साइड हमारी एज इट इज यहाँ पर रहने वाली है। और कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ε0 A/D होता है, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ε0 A/D एज इट इज रहेगा, 1/2 को हम आगे ले लेते हैं और
यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है वी स्क्वेयर बाय ए डी। अब ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वेयर, डी इंटू डी यानी कि डी स्क्वेयर हो गया, तो वी और डी का होल स्क्वेयर हम लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि वी बाई डी यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वेयर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। पिछले चैप्टर का वन शॉट भी हमने अपलोड कर दिया है और नेक्स्ट चैप्टर का भी हम जल्द ही करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।